नमस्कार साथियों, आप सभी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और अब समय आ चुका है कि संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर भी निकल चुका है और सब वापस से अपनी तैयारी के प्रति सजग हो जाएं और तैयारी में जुट जाएं। इसी क्रम में अपन पहले पढ़ रहे थे जो रस सूत्र है उसके व्याख्याकार भट्टर लोलट शंकुक भट्ट नायक, वहां तक अपन ने अध्ययन कर लिया था और आज अपने जो चौथे व्याख्याकार हैं भट्ट अभिनव गुप्त, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि रस सूत्र के सर्वमान्य व्याख्याकार जो अभिनव गुप्त माने जाते हैं और अभिनव गुप्त 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में माने जाते हैं। इनका जो सबसे प्रमुख विचार रहा है, इन्होंने वासना रूप जो अपने हृदय में वासना रूप में जो संस्कार उपलब्ध रहते हैं, वो उपस्थित रहते हैं, उनका जो उनकी उपस्थिति मानना है और रस की जो स्थिति है वो उनके द्वारा ही की जाती है। तो इनका जो सिद्धांत है वो वैसे जो इनका अभिनव गुप्त का सिद्धांत है वो अभिव्यक्तिवाद कहलाता है कि ये जो वासना रूप में अपने हृदय में जो पहले से पूर्व संस्कार होते हैं, इन संस्कारों के द्वारा ही रस को सहृदय द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है और इनके सिद्धांत को अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। जैसे पिछले सिद्धांत में अपन ने बात की थी भट्ट नायक का भुक्तिवाद सिद्धांत, हालांकि मैं वहां पर लिखना भूल गया था कि सिद्धांत का नाम क्या है। उस सिद्धांत का नाम भुक्तिवाद है, जो आप लिख सकते हो। वैसे अब चारों सिद्धांतों के नाम तो अपन अब आज देख लेंगे और जो इनकी सामान्य सी बात है वो अपन लास्ट में सारणी बनाकर उसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो आज अपन देख रहे हैं कि जो भट्ट नायक हैं वो इस सिद्धांत के रस सूत्र के सबसे सर्वमान्य व्याख्याकार रहे हैं। इन्होंने जो रस का जो निष्पत्ति का संबंध माना है वो अभिव्यक्ति माना है, उसके अलावा जो संयोग का संबंध माना है वो व्यंग्य व्यंजक माना है। और इनके जो सिद्धांत को इसी वजह से सर्वाधिक मान्यता मिली है कि इनका जो सिद्धांत वो अभिव्यक्ति की रस की सहृदय के द्वारा अभिव्यक्ति की जाती है। इस कारण से इनका सिद्धांत सर्वाधिक मान्य रहा है। और इन्होंने जो भट्ट नायक थे उन्होंने उनके द्वारा जो 3 व्यापारों का वर्णन किया था, अभिदा व्यापार, भोज भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार। उन व्यापारों में से भोजकत्व और भावकत्व व्यापार को अस्वीकार कर दिया है और ये कहकर अस्वीकार किया है कि जो इनके ये सिद्धांत है, इनकी ना तो कोई शास्त्रीय व्याख्या है, न ये मतलब अपने व्यवहार से या अनुभव से इन्हें सिद्ध किया जा सकता है। ये कि अनुभव सिद्ध भी नहीं है, ना इनकी कोई शास्त्रीय कोई व्यवस्था मिलती है। इस कारण से इन्होंने इनको अस्वीकार कर दिया है। और अब आप सबको पता ही है कि जो भी सिद्धांत अब तक आया है वो सारे सिद्धांत एक दूसरे की प्रतिक्रिया में आए हैं। तो ये सिद्धांत भी उनकी भावकत्व भोजकत्व की जो अवधारणा है उस अवधारणा को तोड़ते हुए उसका जो उसको उसकी कमियों को दूर करने के लिए ये सिद्धांत दिया गया है। और हालांकि इन्होंने जो भट्ट नायक है उनकी जो साधारणीकरण की जो प्रक्रिया थी वह साधारणीकरण की जो भावना थी उस अवधारणा को इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है और इन्होंने खुद ने भी माना है कि सहृदय को रस की अभिव्यक्ति करने में जो साधारणीकरण है वो साधारणीकरण की अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस प्रकार अपन आज देखेंगे अभिनव गुप्त। तो आज के अपने जो चौथे व्याख्याकार है वो है अभिनव गुप्त। और एक अपन ने देखा था कि चारों व्याख्याकार अलग अलग दर्शनों से संबंधित रहे, तो ये भी एक शैव दर्शन से संबंधित रहे हैं। ये कश्मीर के शैव दर्शन से प्रभावित रहे हैं। प्रभावित रहे हैं। समय अगर लिखना चाहो तो लिख लो। ये 11वीं सदी के आचार्य रहे हैं। और ये भी लिख लो
ये रस निष्पत्ति सूत्र के सर्वमान्य व्याख्याकार आचार्य रहे हैं, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वही सिद्धांत अंत तक आचार्य रहे हैं। और एक अपन देखते हैं कि इनके जो रचनाएं हैं वो रचनाएं भी बहुत, जैसे अभिनव भारती है, तंत्रालोक हैं, उसके अलावा एक दो रचनाएं और लिखी है इन्होंने। उन रचनाओं में इनके जो सिद्धांत है उनकी जो तुलना मिल जाती है। और इनका जो सबसे बड़ा है कि इन्होंने रस और ध्वनि का सामंजस्य किया है। हालांकि जो ध्वनिवादी आचार्य रहे हैं वो ध्वनिवादी आचार्यों की जो व्यंजकता है उस व्यंजकता को इन्होंने अपने सिद्धांत में महत्व दिया है। और इन्होंने जो निष्पत्ति है उसका भी अर्थ, ये सहयोग का संबंध है, उसका अर्थ व्यंग्य व्यंजक लिया है। तो वो ध्वनिवादियों से प्रभावित भी रहे हैं और ध्वनि और रस के समन्वयकार रहे हैं। ये रस निष्पत्ति सूत्र के सर्वमान्य व्याख्याकार रहे हैं। इनका सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है, क्योंकि इन्होंने, जैसे अपन ने शुरुआत में ही देख लिया है कि इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति लिया है, अभिव्यक्ति लिया है। और अपन ने देखा है कि ये जो निष्पत्ति का अर्थ है इसी के आधार पर जितने भी जो आचार्य हुए हैं इनके जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है कि किस आचार्य ने किस प्रकार से माना है। और उन्हीं के जो निष्पत्ति का अर्थ लिया गया है उसी आधार पर इनके जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को नाम भी दिया गया है। इन्होंने संयोग संबंध में रस को व्यंग्य और विभाव आदि को व्यंजक माना है। और ये जो अपने को प्रभाव दिख रहा है ये इनके ध्वनि सिद्धांत का अपने को इन पर प्रभाव नजर आता है। और इनका मानना है कि रस जो होता है वो अखंड होता है, यानी उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इनका मानना है कि रस के टुकड़े नहीं किए जा सकते या इसे टुकड़ों में ग्रहण नहीं किया जा सकता, या इसे किसे, रस को, या रस को खंड रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता
खंड रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार रस अखंड है, कि रस के कोई खंड नहीं किए जा सकते, ऐसा अभिनव गुप्त जी का मानना है। एक बात अपन पहले कर चुके हैं कि इन्होंने रस और ध्वनि का समन्वय किया है। रस और ध्वनि को समन्वयात्मक आचार्य हैं ये। इन्होंने रस व ध्वनि का सुंदर समन्वय किया है। इनका मानना है कि रस और ध्वनि दोनों मिलकर काव्य के महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। एक अपन ने पढ़ा था कि इनका जो मत है उसकी जो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है वो है वासना रूपों की वासना रूप संस्कारों की स्वीकृति। इनके मत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है वासना रूप संस्कारों की स्वीकृति। ये इनका प्रमुख जो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि रही है, प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है कि वासना रूप संस्कारों की स्वीकृति। और इन्हीं संस्कारों के आधार पर जो अपने हृदय में पहले से ही जो स्थायी भाव है वासना रूप में हमेशा से रहते हैं, उनकी स्वीकृति के आधार पर जो सहृदय है वो रस की अभिव्यक्ति करता है। और ये मानता है कि इन वासना रूप संस्कारों की वजह से जो सहृदय है उसके हृदय में, जो सामाजिक है उसके हृदय में रस की जो रसानुभूति है वो सरलता से हो जाती है। इनका मानना है कि इस कारण किस कारण कि मनुष्य के हृदय में जो संस्कार वासना रूप में जो संस्कार पहले से होते हैं उनके कारण सामाजिक या सहृदय प्रेक्षक श्रोता जो भी लिखना चाहो, सामाजिक के हृदय में रसानुभूति सहजता या सरलता से हो जाती है। और ये मानते हैं कि जो सहृदय होता है उसके हृदय में जो स्थायी भाव होते हैं वो जन्म से ही उसके हृदय में होते हैं, ऐसा ये मानते हैं। इनका विचार है कि सहृदय के सहृदय में स्थायी भाव आदि
जन्म से ही वासना रूप में उपलब्ध रहते हैं, वासना रूप में उपलब्ध रहते हैं, और इन्हीं वासना रूप में जो स्थायी भाव उपलब्ध रहते हैं उनके कारण जो रसानुभूति है सहृदय को वो आराम से हो जाती है, ऐसा इनका मानना है। और अपन ने देखा है कि जो अभिनव गुप्त है इनका जो सिद्धांत है वो भट्ट नायक के सिद्धांत की विरोध में है, और ये मानते भी है आचार्य अभिनव गुप्त भट्ट नायक के भावकत्व और भोजकत्व व्यापारों को स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ना तो इनकी कोई शास्त्रीय व्याख्या हो सकती है और ना ही ये रस सिद्ध है या अनुभव सिद्ध है, इस वजह से इन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया है। इनका मानना है, इनका अभिनव गुप्त जी का मानना है कि ये व्यापार न तो शास्त्रीय परिपाटी से प्रमाणित हैं और न ही अनुभव या व्यवहार सिद्ध अनुभव या व्यवहार सिद्ध है। हालांकि इन्होंने जो भट्ट नायक का साधारणीकरण है उसको सहर्ष स्वीकार किया है। इन्होंने जैसा अपन ने देखा है कि जो साधारणीकरण की जो साधारणीकरण व्यापार है उसको या साधारणीकरण की जो अवधारणा है उसको इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। इन्होंने भट्ट नायक इन्होंने भट्ट नायक की साधारणीकरण की अवधारणा को सहर्ष स्वीकार किया है, और इसका कारण भी इन्होंने माना है कि साधारणीकरण की जो अवधारणा है उसमें सहज व्यंग्याद्वी के कारण विभव व्यापार के कारण रस की अभिव्यक्ति हो जाती है, इस कारण से इन्होंने साधारणीकरण को माना है। इनका मानना है कि साधारणीकरण के विभव व्यापार का परिणाम ही क्या है, रस की व्यक्ति है। इनका मानना है कि साधारणीकरण व्यंजना
के विभावन व्यापार का ही परिणाम है। साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का ही परिणाम है कि जब, हालांकि इन्होंने शुरुआत में बताया, जो संयोग का संबंध बताया था उसमें व्यंज्य व्यंजक बताया था कि जब व्यंजना का विभावन व्यापार हो जाता है, विभावन यानी संबंधों का संयोगीकरण, उसके द्वारा ही साधारणीकरण की प्रक्रिया होती है। और जैसा अपन शुरू में देख चुके हैं कि इनका मानना है कि रस अखंड है, रस, और कई जो पहले के आचार्य हैं वो भी इस बात को मान चुके हैं कि रस की जो सत्ता होती है वो अलौकिक होती है, लेकिन इन्होंने रस को अखंड माना है, और जो रस की प्रतीति मानी है उसमें वो प्रतीति मानी है क्या नाम से, भट्ट लोलट ने, और रस की जो अनुमिति मानी है वो शंकुक ने मानी है, और जो ये अभिनव गुप्त है वो रस की अभिव्यक्ति मानते हैं। तो इनके अनुसार रस की अभिव्यक्ति होती है, ये रस का क्या मानते हैं, अभिव्यक्तिकरण मानते हैं। इनके अनुसार रस की अभिव्यक्ति होती है, और इसी कारण से इनके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, अभिनव गुप्त के सिद्धांत को अभिव्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। और ये मानते हैं कि रस न तो उभयात्मक, रस न तो सविकल्पक ज्ञान का रूप है और न अविकल्पक ज्ञान का रूप है, बल्कि वो तो उभयात्मक रूप में होता है। इनके अनुसार रस न तो सविकल्पक ज्ञान रूप है और न ही सविकल्पक ज्ञान का रूप है, और न ही ये किसका रूप मानते हैं, सविकल्पक ज्ञान का रूप है। सविकल्पक, अविकल्पक, न तो सविकल्पक ज्ञान का रूप है, नहीं अविकल्पक ज्ञान रूप है। रस तो उभयात्मक है और वो केवल अभिव्यक्त हो सकता है, ना तो वो सविकल्पक होता है, नहीं अविकल्पक होता है। और ये मानते हैं कि रस न तो ज्ञाप्य है और नहीं, ना तो रस को कार्य मानते हैं और नहीं ज्ञाप्य मानते हैं। ये रस को न तो ज्ञाप्य मानते हैं और नहीं कार्य। इस प्रकार इनका जो मानना है वो रस को उभयात्मक मानना है। और इस प्रकार इन्होंने रस की जो अपने विचार है वो दिए हैं, और जो बाद के जितने भी आचार्य हुए जैसे विश्वनाथ है, वो जो बाद के आचार्य हैं रसवादी आचार्य, उन सब ने इनका अनुकरण किया है। अब अपन इनके जो चारों आचार्य पढ़े उन चारों आचार्यों की एक सामान्य सी जो समरी देख लेते हैं कि वो किस किस में क्या क्या मानते हैं। तो अपने को इस जो ये टेबल बनाएंगे, इस टेबल में से लगभग जो प्रश्न अपने परीक्षा में आते हैं वो सारे प्रश्न इस टेबल के माध्यम से हल हो सकते हैं।
पहले तो यहाँ पर लिख देंगे आचार्य, इनका वाद, निष्पत्ति, अर्थ और संयोग। और एक और लिख लेते हैं इनका, ये किस दर्शन से प्रभावित रहे हैं। सबसे पहले आचार्य आते हैं अपने भट्ट लोलट। भट्ट लोलट, इनका वाद है उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, उपचयवाद। सर ऐसे नाम है इसके, यहाँ लिख लो उपचयवाद। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ क्या लिया है, उत्पत्ति। और संयोग से संबंध क्या लिया है इन्होंने, संयोग से इन्होंने 3 संबंध लिए हैं। स्थायी भाव से अलग लिया है, और स्थायी भाव के साथ इनका अलग है, और संचारी भाव के साथ में अलग है। तो संचारी भाव के साथ में गम्य गमक है, अनुभव के साथ में गम्य गमक है, संचारी भाव के साथ पोष्य पोषक है। और तीनों को लिख लेते हैं अपन, संचारी, पोष्य, पोषक, अनुभव, गम्य गमक। और इनका दर्शन क्या कहलाता है, मीमांसा दर्शन से ये प्रभावित रहे हैं, मीमांसावादी आचार्य रहे हैं। उसी के साथ अपना दूसरा आचार्य आते हैं शंकुक। और शंकुक का जो अपन ने पढ़ा था, वो इनका वाद है अनुमितिवाद। और इन्होंने उस उत्पत्ति का अर्थ क्या लिया है, अनुमिति। और इन्होंने जो निष्पत्ति का अर्थ लिया है अनुमिति, और जो संबंध माना है इन्होंने शंकु का अनुमापक अनुमाप्य। और जो इनका दर्शन है वो ये किस दर्शन से संबंधित रहे, न्याय दर्शन से संबंधित रहे। तीसरे आचार्य आते हैं अपने भट्ट नायक। इनका सिद्धांत कहलाता है भुक्तिवाद। और इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ लिया है भुक्ति या भोग। और संबंध दिया है इन्होंने भोज्य भोजक। और जो इनका दर्शन है ये सांख्य दर्शन से प्रभावित रहे हैं। और चौथे अपने जो व्याख्याकार आते हैं वो है अभिनव गुप्त, जो अभी आज ही जिनका अपन ने अध्ययन किया है, अभिनव गुप्त। इनके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, अभिव्यक्तिवाद। और अभिव्यक्तिवाद इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ लिया है अभिव्यक्ति। और संबंध लिया है इन्होंने व्यंग्य व्यंजक। और ये किस दर्शन से संबंधित रहे हैं, ये शैव दर्शन से संबंधित रहे हैं। इस प्रकार से ये सारणी है, इस सारणी के द्वारा अपन अच्छे से देख सकते हैं कि किस आचार्य ने किस किस का क्या संबंध माना है।
और इनका एक स्थायी भाव वाला रह गए, स्थायी भाव। स्थायी भाव के साथ है इनका उत्पाद्य स्थायी भाव, उत्पाद्य, उत्पादक, ये संबंध माना है। इस प्रकार से ये जो अपनी सारणी है, इस सारणी से अपने बहुत सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाते हैं। और इसी के आधार पर अपन अगर जो एक सारणी और बनाते हैं छोटी सी, जिसमें इन्होंने सहृदय की स्थिति, स्थायी भाव की स्थिति कहाँ पर मानी है, वो भी अपन एक सारणी के माध्यम से देख लेंगे। तो अपन, मैं सोचता हूँ जहाँ तक आपने उतार लिए होंगे। अब जो आगे की एक सारणी और है, उसमें इनके जो रस की स्थिति कहाँ मानते हैं, ये वो वाली उस सारणी का उसमें वर्णन किया गया। जिसे एक तो स्थायी भाव, स्थायी भाव, चलो इससे बनाते हैं। सहृदय, अनुकार्य और अनुकर्ता। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं भट्ट, भट्टलोलट। भट्टलोलट सहृदय में क्या मानते हैं वो? भट्टलोलट सहृदय में केवल स्थायी भाव मानते हैं, स्थायी भाव मानते हैं। और रस की मूल स्थिति किसमें मानते हैं ये? अनुकार्य में। रस मूल स्थिति। और रस की गौण स्थिति किसमें मानते हैं? अनुकार्य में। रस की गौण स्थिति ये किसमें मानते हैं? अनुकार्य में मानते हैं। उसी प्रकार दूसरे अपने जो आचार्य आते हैं वो आते हैं संकुक। और संकुक सहृदय में स्थायी भाव तो मानते ही हैं, स्थायी भाव, इसके साथ में रस की गौण स्थिति भी मानते हैं, रस की गौण स्थिति। और अनुकार्य में रस की कोई स्थिति नहीं मानते हैं, नहीं मानते। और इसमें रस की गौण स्थिति मानते हैं। तीसरे अपने जो आचार्य आते हैं वो आते हैं अपने भट्टलोलट, भट्टनायक। भट्टनायक ये स्थायी भाव तो, हालांकि स्थायी भाव सभी ने सहृदय में ही माना है स्थायी भाव, लेकिन रस की मूल स्थिति वो भी सर्वाधिक, इसमें मानिए यहाँ पे भी रस की मूल स्थिति मानिए, और यहाँ पर भी रस की मूल स्थिति मानी। यानी इन्होंने सहृदय की जो स्थिति थी, समस्या थी, उसका पूर्णतः समाधान कर दिया है। और जो अंतिम आचार्य अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त, इनके द्वारा भी सेम ऐसा ही माना गया है। केवल इन्होंने जो भट्टनायक के दो व्यापार थे, भावकत्व और भोजकत्व, केवल उनका ही अनुकरण नहीं किया है, वरना साधारणीकरण का तो इन्होंने पूर्णतः अनुकरण किया है अभिनव गुप्त के द्वारा। और कहा भी है कि साधारणीकरण भावादि का व्यंजना के विभाव व्यापार का परिणाम है। उतार लो इसको।
कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं या जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वो हैं जैसे भट्ट, लोलट। इनका अगर कोई सूत्र वाक्य आपको दिया जाता है तो वो सर्प रज्जु, कि सर्प को, रस्सी को देखकर हृदय के मन में जो सर्प की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वो वाला इनका माना जाता है। दूसरे हैं शंकु, और शंकु का है चित्र तुरंग न्याय। और तीसरा है भट्ट नायक, इनका है भावकत्व, भोजकत्व। ये दो नए व्यापारों की इन्होंने कल्पना की है। और एक है साधारणीकरण की जो अवधारणा है, साधारणीकरण अवधारणा, इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। और अपन अभिनव गुप्त की अपन ने अभी देखी है। रस के व्यंजक, रस का व्यंजक रूप, और रस और ध्वनि दोनों को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और जिनकी वासना रूप संस्कारों की अनुमति या स्वीकृति, ये इन्होंने माना है। इस प्रकार आज हमने जो रस निष्पत्ति जो कोर्स में आपके लगा हुआ है फर्स्ट ग्रेड के कोर्स में, इसके अलावा जो नेट के सिलेबस में भी है, इस रस निष्पत्ति के जो रस निष्पत्ति का जो टॉपिक था उस टॉपिक को आज हमने पूर्ण किया है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लास्ट की जो 3 सारणियाँ हैं, इन्हीं 3 सारणियों से अधिकतम परीक्षाओं में आपको जो सारे प्रश्न इन्हीं 3 सारणियों से मिल जाएंगे। और आशा करता हूँ कि आप अपने अध्ययन में लगे रहेंगे और दौरान करते रहेंगे। जय हिंद।